हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आप सभी को मालूम है कि बीटीसी के यानी कि यूपीडीएलए के जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो अगस्त के मंथ में प्रस्तावित हैं। हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएँ या 5 अगस्त से स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम मैथ विषय देख रहे हैं। जो थर्ड सेमेस्टर का मैथ है राजन सीरीज़ का, ये जो मॉडल है राजन सीरीज़ का, इस मॉडल से हम आज क्वेश्चन करेंगे। जो आप देख रहे हैं राजन सीरीज़ डीएलएड, ठीक है। ये तृतीय सेमेस्टर का है और इसी वर्ष का मॉडल है, 2024 संस्करण में रखा हुआ है। तो इसके जो जितने भी एमसीक्यू इस किताब में हैं इस मॉडल पेपर में है, क्योंकि आपको जिनको नहीं पता वो ये बात जान लें कि जो एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं उनमें से 5 एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि 25 नंबर का पेपर है। तो 5 एमसीक्यू में से कम 2 एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यू तो पुराने पेपर से ही आ जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें दिए हुए इसमें टोटल कितने एमसीक्यू हैं। टोटल इसमें एमसीक्यू है 111। तो 111 एमसीक्यू को हम आज सॉल्व करेंगे और मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इसका आंसर ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, उसका सॉल्यूशन पूरा बताएंगे। क्योंकि मैथ जो है सॉल्यूशन का विषय है, मैथ को हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू हम रख के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 111 में कितने के आंसर रख लेंगे, जब हमें सॉल्यूशन ही नहीं पता होगा तो हम कितना रख सकते हैं। तो हमें रखना नहीं है कि मैथ रखने वाला विषय नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक एमसीक्यू का सॉल्यूशन किस प्रकार से उसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इस राजन सीरीज एमसीक्यू जितने भी हैं वो सभी सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस राजन सीरीज का पहला एमसीक्यू है गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसका करना है। क्वेश्चन है x³ + 2x² + 5x + 10। ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन है। आप अपने राजन सीरीज का जो आपका मॉडल है उसमें आप देख सकते हैं कि इसका आपको करना गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड का मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करना है और इसके 2 फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर कैसे बताना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये x³ है, 2x² है, + 5x है, + 10 है। तो यहाँ से क्या करना है, इस x³ और 2x² में से हम x² कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये x आ जाएगा और यहाँ से x² कॉमन चला गया, यहाँ 2 बचेगा। प्लस है बीच में, प्लस कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी तरह यहाँ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कैसे बनेगा, यहाँ से 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा 5, तो सॉरी 5 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x + 2 और x + 2 ये सेम हो गया है। तो अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में से x + 2 को हम कॉमन ले लेंगे, x + 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x + 2 कॉमन चला गया, यहाँ बचा x², ठीक है। यहाँ से भी x + 2 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा x + 5। तो अभी ये दोनों इसके इक्वेशन के इसके इक्वेशन देखिए उसके गुणनखंड है। और इसमें सीरीज में भी यही आंसर, इसका आंसर जो दे रखा है वह आंसर बा सही दे रखा है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं कि इसका बा आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। हमने सॉल्व किया था और बा आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने गुणनखंड किए हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसके हमने करने हैं गुणनखंड, यानी कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर को ही क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो इस इक्वेशन में से यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम x² कॉमन लेंगे और ये 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। यहाँ से x + 2 बचेगा क्योंकि x² कॉमन चला जाएगा, यहाँ से 5 लेंगे तो ये दोनों सेम हो गए। जो सेम है उसको कॉमन ले लेंगे तो x² + 5 बचेगा। तो बी आंसर इसका सही है। अब दूसरा एमसीक्यू, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि log a, यदि ये log का क्वेश्चन है, लघु गुणक का, यदि log बेस है a, बेस में क्या है a, 3 x + 2 दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आगे है log a 2, 4, 3। तो इसका मान बताना है इसमें कि तो x का मान बताइए, x का मान बताना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है x का मान बताइए। यहाँ पे हम x का मान कैसे निकालते हैं, ये लॉग का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने कभी लॉग पढ़ा होगा लेकिन भूल रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2, 4, 3 हमको बेस यहाँ पर जो है a, यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, 3 की पावर x + 2 को हमने यहाँ पर इसको 2, 4, 3 को हमें 3 की पावर में बनाना होगा। 3 की पावर में क्या लिखूँ कि 2, 4, 3 आ जाए। तो 3 की पावर हम यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि 3 का अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 3। log a 3 की पावर x + 2 = log a, इसको लिख सकते हैं 2, 4, 3 को 3 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आप ये सेम हो गया, ये हो गया सेम और ये भी हो गया सेम टू सेम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा बेस सेम होता है और ठीक है पावर डिफरेंट होती है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पावर्स कंपेयर करेंगे, पावर कंपेयर, यानी कि धातु को हम क्या करेंगे, कंपेयर, धातु की तुलना करेंगे। धातु की तुलना कैसे करते हैं, x + 2 ये इसकी पावर ले ली, इसके = 3 की पावर कितनी है 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 - 2, उधर जाके 5 - 2, x = 3। x = 3 आ गया हमारा यहाँ पर। और इसका आंसर जो दे रखा है दूसरे का वह है, हाँ पहला ही आंसर इसका सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यानी कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है। इसका जो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है 48 वर्ग मीटर, 48 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। और ये कमरा, इसकी छत है ये, और इसकी हाइट जो दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन बताना, यानी कि इसका कमरे का आयतन बताओ। तो आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका जो है ये हम मान सकते हैं इसको L, यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं L, ठीक है। और ये हमारी V,
तो वॉल्यूम कितना होता है एल इंटू वी, आयतन या फिर एरिया हम इसका निकालना चाहें, ठीक है, तो एल इंटू वी, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, मैंने मान लिया यहाँ पर ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एल मान लिया, यानी कि इसकी लंबाई है, तो ये हो गया 48, ठीक है। फार्मूला लिख लेंगे एल इंटू वी, आयतन निकालने के लिए इसकी एल और ये भी लंबाई और चौड़ाई। एल कितना मानते हैं, एल की वैल्यू मान लिए 48 दे रखी है, और वी कितनी है 5, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 8 पंजे 40, 40 का 4 और 5 20 और 4 24, 240 मीटर स्क्वायर आयतन है। तो आयतन कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये 7 नंबर पर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन पर है 240, और इसका थर्ड का आंसर भी तीसरा ही दे रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गया इसका आयतन। क्वेश्चन सिंपल आते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशन करना आना चाहिए, लेकिन ये एमसीक्यू है तो इसमें कैलकुलेशन सॉल्व करके नहीं दिखानी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आंसर कैसे करके निकालना है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में दे रखा है 2/5 और इसका निकालना है, इसका घातांकीय रूप निकालिए। घातांकीय रूप क्या होगा, तो घातांकीय रूप का मतलब है कि रूट के ऊपर यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वह वैल्यू 1/में आ जाती है, यानी कि जो वैल्यू 6 दे रखी है वह 1/6 हो जाएगा, तो यही इसका घातांकीय रूप हो गया। अगर जैसे अंडर रूट दे रखा हो यहाँ पर 2, दूसरा क्वेश्चन एक उदाहरण के तौर पर समझिए किस तरह से करते हैं। अंडर रूट 2 दे रखा है और यहाँ पर लिखा है 5, तो इसको हम कैसे घातांक रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2। रूट का मतलब अंडर रूट का मतलब है कि जो यहाँ पर लिखा है 2 तो फिर 1/2 हो जाएगा, यानी कि पावर हाफ हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी पावर 1/6 हो जाएगी। अगला जैसे यहाँ पर 3 लिखा हो 3, अंडर रूट के बाद लिखा हो यहाँ पर 3 और यहाँ लिखा हो मान लीजिए 5 लिखा हो, अब क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ अंडर रूट के ऊपर जो बेस में यहाँ पर लिखा होगा जितनी संख्या होगी हमको बस पावर उसका 1/, करना है, ठीक है। तो अभी 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बोर्ड बन चुका है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दे रखा है कि सांख्यिकी की सर्वप्रयुक्त परिभाषा किसने दी है। अब यह क्वेश्चन याद करने वाला है, जो क्वेश्चन है याद करने वाला है, सांख्यिकी की सर्वप्रयुक्त यानी कि सबसे उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो आंसर होगा लॉबेट ने, ठीक है। सर्वोपयुक्त सबसे उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा इसकी सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दी है, ये हो जाएगा लॉबेट ने। इसका आंसर क्या है, लॉबेट ने दिया। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, और ये कौन से ऑप्शन पे 7 है, तो सब 25 पे याद कर लेंगे कि सबसे उपयुक्त परिभाषा सांख्यिकी किसने दी, लॉबेट ने दी है। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, सांख्यिकी ब्रांच है उसके पिता कौन से हैं, उनके पिता का नाम है एकेनवाल। कैसे याद करेंगे, भी सांख्यिकी का पिता एक ही है, ठीक है, एक ही वाल है। इस तरह से आप कर सकते हैं सांख्यिकी के पिता है एकेनवाल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2, x, 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, समांतर माध्य 3 है, क्या पूछा है, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताना है। समांतर माध्य का मतलब है बेटा औसत, इसका मतलब होता है औसत, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, ठीक है। और इसे हिंदी में इसे समांतर माध्य को क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन माने माध्य। तो माध्य यानी कि एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं और अपॉन में जितनी संख्या है उन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 2, 3 और x, टोटल कितनी है 1, 2, 3, 3 संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं 3 है, और इनका जो माध्य है वह दे रखा है 3, समांतर माध्य कितना है 3 दे रखा है। तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। ये फॉर्मूला होता है कि जितने भी संख्याओं की जो भी संख्या दे रखी है, उन सभी संख्याओं को प्लस करेंगे अपॉन में जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, तो हम उसका अपॉन में उतनी संख्या लिखेंगे और आगे लिख देंगे समांतर माध्य, माध्य का फॉर्मूला। माध्य यहाँ पर दे रखा है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई बच्चे। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 प्लस x इज इक्वल टू 3 × 3 9 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 9 - 5, 9 - 5 है 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो यही इसका आंसर है, और ये कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर आ में दे रखा है, आ यानी कि फर्स्ट में, इसका ऑप्शन हो गया। आप देख सकते हैं इसका आंसर कैसे आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज पलटेंगे, पेज नंबर 4, ये 3 से स्टार्ट है, पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। पेज नंबर 4 पर पहला ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आपको मान बताना है। क्वेश्चन ये है, मान बताना है 2/x - 1 प्लस 3/1 - x, इसका मान बताओ, मान इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों को, दोनों फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आता है तो उसके लिए है ट्रिक है आसान, दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए और अपॉन की लाइन बना देंगे। अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें, ये जो आया है इसका डिवाइड इसमें करेंगे, तो x - 1 से x - 1 बचेगा, कट जाएगा, बचेगा 1 - x। अब ये 1 - x बचा, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2
इसको इससे डिवाइड करने पर x माइनस वन से x माइनस वन कट गया, 1 माइनस एक्स बचा, तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर कितना 2 बचा, कितना 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन दे रखा है। अब इसका इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, इसका डिवाइड इससे करेंगे तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा x माइनस वन, x माइनस वन जो बचा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही जैसे इधर किया था वैसा ही सेम ऐसे करना, 3 ऊपर है न्यूमरेटर, इधर से बचेगा x माइनस वन, x माइनस वन। अब कर देंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है x माइनस वन और 1 माइनस एक्स ये चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 3x है, माइनस का 2x है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, x बचेगा, x बचेगा। अब ये 2 है, माइनस का 3 है, माइनस 3 में से प्लस 2 ऐड करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, यहाँ से क्या आएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन और 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे किया है हमने, एक बार फिर से समझते हैं कैसे करते हैं। ये दे रखा था 2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन था, इसका हमें मान बताना है। मान बताने के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर एक्स माइनस वन कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, तो 1 माइनस एक्स लिख देंगे 2 का मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। ऐसे ही सेम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो कुछ बचता है डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स कट गया, एक्स माइनस वन बचेगा, एक्स माइनस वन का इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके ये स्टेप पूरा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 आ गया, इसमें x में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, अंदर होगा तो 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस 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 का 3, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 3x, तो प्लस का x बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, प्लस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचा, ये कर लिया। अब आप देख रहे हैं x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, तो आंसर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सॉल्यूशन में आंसर क्या देखा, यहाँ आंसर में देखेंगे आप तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स चारों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको देखेंगे आंसर में आगे लिखा है यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है -1, तो -1 कैसे आ जाएगा, लेकिन नीचे आंसर दे रखा है -1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये आंसर दे रखा है। ये कैसे आ गया, ये ऐसे ही आ गया जैसे कि यहाँ से हमने माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेते ही जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने हो चुके हैं, बोर्ड को साफ करते हैं और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, 36 है, यानी कि 4 पद होते हैं समानुपात में, समानुपात क्या है, समानुपात में 4 पद होंगे, 4 पदों में क्या संबंध है, तो वह देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 4 समानुपात पदों में कितने पद हैं, 4 समानुपात पदों में मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना है, 36 है, गुणनफल 36 है, 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है, यदि बाह्य पदों में एक पद कितना है, बाह्य पदों में एक पद 3 है, एक पद 3 हो गया, तो दूसरा पद बताइए, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद। अब यह सवाल अनुपात समानुपात का है, तो समानुपात में क्या होता है, समानुपात में होता है कि जैसे a अनुपात b है, एक अनुपात है a अनुपात b, यह अनुपात समान अनुपात में होगा c अनुपात d के, ठीक है, यानी कि a अनुपात b समान अनुपात में होंगे c अनुपात d के। तो इन्होंने चारों में, तो इसे बोलते हैं ये बाहर है और ये बाहर है, इनको कहते हैं बाह्य पद, क्या कहते हैं, बाह्य पद, ये हो गया बाह्य पद। और जो अंदर है, अंदर कौन है, एक ये है और एक ये, इसे कहते हैं आंतरिक पद, क्या कहते हैं, आंतरिक पद। ये अंदर है इसलिए आंतरिक है, वो बाहर है तो बाहर है वो बाह्य पद है। इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के, इनमें ये अंतर होता है, इनमें संबंध कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। अब 4 समानुपात सवाल देखिए, 4 समानुपात पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, मध्य पद कौन सी है, बी और सी, इनका गुणनफल कितना दे रहा है, 36, ठीक है, इसे पलटू लगाएंगे। अब a इंटू डी, यानी कि ये हो गए कौन से, a इंटू डी हो गए बाह्य पद। फिर क्या करा, यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 है, अब इसमें से कोई भी आप चाहे a को मान सकते हैं, चाहे d को मान सकते हैं, कोई भी आप 3, किसी को भी 3 ले सकते हैं, मैंने मान लिया a को 3, तो कह रहा है दूसरा पद, यानी दूसरा जो बचा हुआ पद है इसको निकालना है। आप यहाँ पर d की जगह भी 3 लिख सकते हैं, तो a बचेगा, a की जगह रखेंगे तो d बचेगा, तो एक ही बचेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया d। अब 3 से भाग करेंगे इसको
3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि जो डी बराबर है वह 12 है। दूसरा पद कितना है? 12। ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया इसका आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो इसमें दे रखा है सा। आंसर कौन सा है? इसमें जो आंसर है सा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। देख सकते हैं 12 ही आया है हमारा सॉल्व करके। इसमें एमसीक्यू है तो डायरेक्ट 12 दे दिया है, लेकिन हमने कहा था कि हम आपको एमसीक्यू सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, क्योंकि ये मैथ है। अगर कोई और सब्जेक्ट होता तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू याद कर सकते हैं, लेकिन ये मैथ है, गणित है, तो इस वजह से हमको एमसीक्यू भी पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया। अब इतने एमसीक्यू है, कितने के आंसर हम रख सकते हैं? और मैथ रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। अगला सवाल है 3/4 की पावर दे रखी है, 3/4 की घात है 2, मल्टीप्लाई में है 3/4 की घात 10। उसके बाद भाग में दे रखा है 3/4 की घात 8। क्या कह रहा है कि इसका मान बताना है। इसका मान क्या है? मान बताना है। कैसे मान बताएंगे? तो ये दोनों गुणा में है और ये है फिर भाग में, ठीक है। तो 3/4 3/4 3/4 सब जगह 3/4 ही दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा पहले 5वीं 6ठी क्लास में कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि आधार समान है और उसकी घात है x, ठीक है। हाँ, गुणा में आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या होता था इसका होता था a की पावर h प्लस y। इस तरह से आपने पढ़ा होगा 5वीं 6ठी क्लास में। तो अब ये दोनों की आधार क्या है? समान है। 3/4 आधार समान है, घातें 2 और इसकी घातें 10। तो हम घातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि आधार समान है। 2 + 10 और ये है गुणा में, सॉरी भाग में है, ठीक है। ये है 8। तो ये दोनों कितना हो गया? 3/4 की घात हो गई 12, ठीक है। और ये अपॉन में है क्योंकि भाग में है, तो 3/4 की घात है 8, ठीक है। क्योंकि ये भाग में था तो भाग में कर लिया। अब आपने एक और पढ़ा होगा घातांक जमा करने में एक नियम और पढ़ा होगा कि नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर आधार समान है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आधार समान है, तो घातें क्या करेंगी? ऊपर आके माइनस की हो जाती है, यानी कि घट जाती हैं। यहाँ जुड़ जाती थी, गुणा में घातें जुड़ जाती थी और भाग में घातें घट जाती हैं। तो घातों को घटा देंगे। 3/4 12 - 8, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। 3/4 की पावर 4 है। क्या आंसर दे रखा है इसमें? इतना इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 × 3 × 3, ऐसे ही 4 को 4 बार। कितना आएगा इसका आंसर? 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, तो 81 आ गया। और 4 को हम करेंगे 4 बार तो आएगा 256, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर आया इसका। इसका आंसर कितना दे रखा है? इसका आंसर दे रखा है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कैसे करके आया एक बार फिर से देखते हैं। घातें समान होने पर, सॉरी घातें नहीं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व किया है और इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर है सेकंड, 81 बटे 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से याद करने वाला है कि किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि 2 गुनी होती है। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि 2 गुनी हो जाती है कितने सालों में? 10 सालों में। यानी कि किसान विकास पत्र में यदि आप कोई राशि लगा देते हैं, ठीक है, तो वह 2 गुनी कितने साल में हो जाएगी? तो वह 2 गुनी जो है 10 सालों में होगी। किसान विकास पत्र में यदि कोई राशि को निवेश किया जाता है तो वह राशि 10 सालों में 2 गुनी होगी, ठीक है। कितने सालों में? 10 सालों में। तो यह क्वेश्चन याद करने वाला तो आप इसको याद कर लेंगे। मैं जो याद करने वाले क्वेश्चन को मैं नहीं लिखूंगा, केवल वही लिखूंगा जिनको सॉल्व करने की आवश्यकता है, जिनको हम रख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर कैसी होती है? अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर कैसी होगी? तो ब्याज है क्या? ब्याज वह है कि एक साल में, यदि एक साल में लगने वाली जो अमाउंट है, यानी कि एक साल में लगने वाला जो पैसा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे एक साल में, जैसे आपने क्या किया, 100 रुपये आपने किसी से उधार ले लिए, ठीक है, और आपने उसको कितने वापस किए? एक साल बाद 110 रुपये, ठीक है। एक साल में कितना पैसा एक्स्ट्रा लगा है? इसमें कह सकते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा है। तो यही क्या हो गई? यही 10 रुपये ब्याज हो गई, ब्याज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? सवाल ये है कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो दर कैसी हो जाएगी? अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में लगेगी। तो 6 महीने में अगर लगेगी तो वैसे तो हम कैलकुलेट करते हैं पूरी साल की, लेकिन 6 महीने में लगेगी तो ब्याज 12 महीने का 6 महीने कितना है? आधा है। तो इसी तरह से ब्याज भी आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेकंड है, आधी। यानी कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, ब्याज अगर 6 महीने में लग रही है तो उसकी जो रेट है, दर है, वह भी आधी ही हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है कि 4 महीने में 50 रुपये का, सवाल क्या है? सवाल है 4 महीने में 50 रुपये, कितना? 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया महीने की, 1 पैसा प्रति रुपया महीना, महीने की क्या है? ये ब्याज दर से, ये ब्याज की दर है, ब्याज दर से। ब्याज कितना होगा? सवाल समझेंगे। ब्याज कितना होगा? कितना होगा?
सवाल लिख लिया है, हम इसको समझते हैं कि 4 महीने की बात चल रही है। 4 महीने में बात है, केवल 4 महीने की, ठीक है। 4 महीने से ज़्यादा नहीं, ना 3 महीने की, ना 5 महीने की, ना 6 महीने की, ना 12 महीने की, केवल 4 महीने की। 4 महीने में 50 रुपये की बात है। रुपये कितना मेरे पास? 50 रुपये है। कितना रुपया है? 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये है, 4 महीने की बात है। उसका क्या करना है? करना ये है कि 1 पैसा प्रति रुपया हर महीना, 1 पैसा प्रति रुपया हर महीना, यानी कि 1 पैसा प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपया पर ब्याज की दर क्या है? ब्याज दर 1 पैसा है। 1 पैसा, 1 रुपये में कितना मिल रहा है? 1 पैसा मिल रहा है। और ये कितने समय मिल रहा है? ये मिल रहा है 1 महीने में, 1 महीने, ठीक है। प्रति महीने लिखा है सवाल में, तो प्रति महीने में 1 महीने में 1 रुपया अगर हम किसी से उधार ले लेंगे तो हमको 1 महीने, जैसे आज 1 तारीख को हमने लिया, आज कितनी है? आज तारीख है 21 तारीख को अगर हम किसी से 1 रुपया उधार लेते हैं, 21 जुलाई को अगर 1 रुपया उधार ले लेते हैं तो 21 अगस्त को हमको 1 रुपया तो चुकाना ही पड़ेगा, उसके साथ 1 पैसा और चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 महीने का, ठीक है। तो 4 महीने में कितना हो गया? 1 रुपये का। 4 महीने में ऐसे अगर हम 1 रुपया 4 महीने के लिए दे देंगे तो 4 पैसा ब्याज हो गया, ठीक है। 4 पैसा हो गया। लेकिन अभी रुपये कितने हमारे पास? रुपये हमारे पास है कितना? 50 रुपये। 50 रुपये हमने उठा लिया है, तो 50 रुपये उठा लिए, तो इधर 50 का मल्टीप्लाई, ये कितना है? 1 का 50 कितना है? 50 गुना है। 1 का 50 कितना? 50 गुना। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी 1 पैसे का ही 50 गुना करना पड़ेगा। 1 पैसे का 50 गुना कितना हो गया? 50 पैसा हो गया। यानी कि अगर 50 रुपये हम 27 जुलाई को, आज 21 जुलाई को, आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई को हमने क्या किया? 50 रुपये उधार ले लिए किसी से, 50 रुपये उधार ले लिए, ठीक है। ब्याज कितनी लगेगी? 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। 1 महीने के लिए हर रुपये पर जो है 1 पैसा लगेगा। 50 रुपये है तो कितना पैसा ब्याज हो गया? 50 पैसा ब्याज हो गया, ठीक है। यानी कि 21 अगस्त को हम पैसा लौटाएंगे, 50 रुपये तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, प्लस में 50 पैसा और लौटाना पड़ेगा, जो इसकी ब्याज होगी 1 महीने, ठीक है। लेकिन उधार ये तो 1 महीने का हो गया। 1 महीने के लिए हमने 50 रुपये लिए तो 50 पैसे हो गया उसका ब्याज। लेकिन बात कितने महीने की है? बात है 4 महीने की, ठीक है। ये 50 रुपये हमने कितने महीने के लिया? 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए लेंगे तो कितना? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया 5 और 20, 200 पैसा। यानी कि 200 पैसा कितना होता है रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पैसे में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रुपया। ये हो गया इसकी ब्याज। 2 रुपये ब्याज लगेगी। कितनी लगेगी? 2 रुपये ब्याज। कितने महीने में? 4 महीने में। कितने रुपये की? 50 रुपये की, ठीक है। तो सवाल को दोबारा देखते हैं कि 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया महीने की ब्याज दर से ब्याज कितना होगा? यानी 1 रुपये उधार ले लेंगे तो 1 महीने में 1 पैसा ब्याज हमको देना पड़ेगा। 50 रुपये लिए 1 महीने के लिए तो 50 पैसा हो गया, ठीक है। तो 4 महीने के लिए 50 रुपये ले लिए तो 50 पैसे 1 महीने के, 50 पैसे दूसरे महीने के, 50 पैसे तीसरे महीने के, 50 पैसे चौथे महीने के, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 रुपये बन गया। इसका आंसर क्या होगा? 2 रुपये। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है हमारा थर्ड ऑप्शन, 2 रुपये। सही आंसर क्या है? 7, थर्ड ऑप्शन। कैसे आया समझ सकते हैं आप कैसे आया। अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपया है? रुपया 1000 है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के चक्रवर्ती 2 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ये चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये कैसे समझेंगे? कैसे क्या है क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपया अगर मान लो हमने किसी से उधार लिया है और ब्याज कितनी लग रही है? हर साल 10% लग रही है, 10% ब्याज लग रही है। यानी कि 1000 रुपये दे दिया है तो 10% ब्याज लगेगी 1 साल में, ठीक है। और वह कितने साल के लिए? समय है 2 साल के लिए। तो चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकालते हैं इसकी 1000 रुपये की। पहले 1 साल में निकालते हैं साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यह इसका फार्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज निकालनी पड़ेगी और चक्रवर्ती ब्याज निकालनी पड़ेगी, फिर उसका अंतर बताना पड़ेगा। इस तरह से ये सॉल्व होगा। पहले साधारण ब्याज 1 साल की निकालते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान रहती है। जितनी 1 साल लगेगी उतनी ही अगले साल, उतने ही उससे अगले साल, ठीक है। तो इस फार्मूला के हिसाब से हमने मूलधन 1000 था, दर 10 है, समय 1 है बटे 100। क्या करते हैं? ठीक है, 100 से क्या कर दीजिए? काट दीजिए, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गई? 100 आ गया। क्या हो गया? प्रथम वर्ष कितनी ब्याज हो गई? 100 रुपये ब्याज हो गई, ठीक है। दूसरी साल में भी इतना ही लगेगा, दूसरे वर्ष में भी इतना ही लगेगा ब्याज, ठीक है।
तो 100 ये हो गई, 100 लग जाएगी। टोटल कितना हो गया दूसरी साल में? 200 रुपये ब्याज, 200 रुपया साधारण ब्याज है ये। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो साधारण ब्याज निकली है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है? चक्रवर्ती ब्याज होती है कि आपने जो मूलधन उधार लिया है, ठीक है, तो प्रथम वर्ष में जो ब्याज होगी वह ब्याज उस मूलधन में जुड़ जाएगी और अब जो नया मूलधन बन गया है उस पर ब्याज लगेगी। तो 1000 रुपये हमने लिया था उधार, ठीक है, 1 साल बाद उसमें 100 रुपये और ब्याज के जुड़ जाएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1100 रुपये पर अब फिर से 1100 रुपये पर ब्याज लगेगी 1 साल की और, तो 1100 पर जो ब्याज लगेगी वह 10% के हिसाब से निकाल लेते हैं कितनी लगेगी। वही फार्मूला लगा दिया सेम, ब्याज निकालने के लिए जो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो 110 रुपये या दूसरी वर्ष की है, कौन सी? दूसरी वर्ष की। दूसरी वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज हो गई 110, तो साधारण ब्याज कितनी है दोनों साल की मिला के? 200, और चक्रवर्ती ब्याज कितनी हो गई? पहली साल की 100 थी चक्रवर्ती ब्याज, दूसरी साल की 110 थी, टोटल हो गया हमारा 210, और ये क्या है? चक्रवर्ती ब्याज 210। अब सवाल में कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज निकाल ली चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज निकाल ली। अब इनका अंतर बताना है, अंतर यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं, 200 और 210 के बीच में क्या अंतर है? अंतर बता दीजिए, अंतर क्या है? ये चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, 210 माइनस 200 इक्वल टू 10 रुपीज़। ये 10 रुपये का ही अंतर है। आंसर क्या है इसका सही? इसका आंसर भी 10 रुपये दे रखा है, जो कि कौन सा आंसर है? आंसर है 7, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हुआ है, एक बार फिर से समझते हैं, कैसे कर हुआ है। 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज, 1000 रुपये का कितना ब्याज लगा है? 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवर्ती साधारण ब्याज बताना है, उनका बताना है। तो 2 साल के लिए पैसा ये उधार दिया गया है, ठीक है, एक साधारण ब्याज पर एक चक्रवर्ती ब्याज है। तो 1000 रुपये का पहली साल में ब्याज कितना आया? 100 रुपये आया, दूसरी साल में कितना आया? 200 रुपये, 100 रुपये आया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 200 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया पैसा, ये देखिए, यह है फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का, यानी कि एक साल में साधारण ब्याज कितनी है इससे पता चल जाएगी आपको कितना ब्याज आपको देना। और अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 1000 रुपये पर पहले, तो पहली साल प्रथम वर्ष में पहली साल चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होती है, तो पहली साल में कितना था साधारण ब्याज? 100 रुपया, तो वही चक्रवर्ती ब्याज भी 100 रुपये होगी, तो 100 रुपये क्या करेंगे? मूलधन में जोड़ देंगे, तो ये हो गया दूसरी साल के लिए नया मूलधन हो गया 1100 रुपये। अब 1100 रुपये ब्याज लगेगी 10% के हिसाब से एक साल के लिए, और 1100 गुणा 10 गुणा 1 साल बटे 100। दूसरी वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितनी आ गई? 110 रुपये, पहली साल में कितनी थी? 100 थी, दूसरी साल में 110, टोटल कितना हो गया? 210। दोनों का अंतर निकाल देंगे बस, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इस तरह से आप अगर सॉल्यूशन देख के आप समझेंगे, अगर एक बार में आपने सही से सॉल्यूशन समझ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस तरह का सवाल अगर लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर में भी आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम कैसे करेंगे। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह एमसीक्यू में ही आया है और लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर में नहीं आ सकता। कोई भी क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग में दे सकते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने को भी दिया जा सकता है। इस वजह से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और डीएलएड में या अगर मैथ में आपको पास होना है या अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको हर एक स्टेप मालूम होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको लिखना है। जैसे 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में, बोर्ड के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, तो ऐसे यहीं भी यहाँ पर भी होता है। आपको इस तरह से समझाना है, इस तरह से लिखना आंसर कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को जैसे पढ़ा रहे हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, यानी 5वीं क्लास के बच्चों को आप किस तरह से समझा सकते हैं, जिस तरह से आपकी लिखनी भाषा को समझ सके, उस भाषा में आपको समझाना। अगला सवाल है 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि क्या है सवाल? 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 रुपये का 100 रुपये जैसे मान लो हमने किसी से उधार ले लिए, यहाँ कितनी लगाएगा? हर साल 10 रुपये 10% लगाएगा। 100 रुपये का 10% कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको पता होगा कि अगर हम किसी से 100 रुपये उधार ले लेते हैं और वह हमसे 10% इसका ब्याज लेगा, यानी कि मूलधन लिया है उसका 10% ब्याज लेगा एक साल के लिए, ठीक है, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो ये इसका मूलधन है, एक साल का ये रेट है, दर है, तो यह एक साल, तो क्या करेंगे? 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना? 10 बचा, तो यही क्या है? 10 रुपया ही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको और लिंक कर सकते हैं कि 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपया होता है, यही एक साल का ब्याज हो गया। 100 रुपये से बढ़ा दिए तो आपको 110 रुपये उसको अगली साल देने पड़ेंगे।
अगला सवाल, इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है 10 रुपये दे रहा है, इसका आंसर सा। सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सा। मैं हर एक ऑप्शन भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको जब आप देखें मॉडल लेकर बैठे हैं सॉल्यूशन आप यहाँ से देखते जाएं। अगला सवाल है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है, यदि प्रेक्षणों की संख्या है 13 है तथा उनका माध्य, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 13 तथा उनका माध्य कितना है? 9 है। उनका माध्य 9 है, तो उनका योगफल क्या होगा? तो योगफल बताइए। योगफल सवाल है माध्य का, यानी कि औसत, यानी कि एवरेज। तो माध्य का भी हमने फॉर्मूला बताया था, इससे पहले जो सवाल किया था उसमें बताया था कि माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का क्या है? प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का क्या होता है? योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। यही क्या है? यही फार्मूला है माध्य का। प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितने प्रेक्षण है यहाँ पर आएगा। यह फार्मूला, यह सूत्र औसत का, माध्य का। तो प्रेक्षणों का योगफल ही निकालना है। इसमें क्या निकालना है? योगफल। ये देखिए योगफल निकालना है। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? प्रेक्षणों की संख्या 13। तो माध्य कितना देगा? माध्य देगा 9। तो माध्य की 9 देगा तो 9 रख लेंगे, बराबर लगाएंगे। प्रेक्षणों का योगफल हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, बटे कुल संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा योगफल बराबर 13 गुणा 9, 13 9 117। योगफल कितना? 117। तो इसका ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, इसका देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। योगफल कितना? 117। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। माध्य का भी हमने फॉर्मूला बताया था, ये है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यहाँ बताना है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला लिख लो, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल कैसे करेंगे भाई? पहली 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 से शुरू होती है, 2 3, सबको क्या करना है? जोड़ना है। कहाँ तक? 10 तक। 10 इन सबको जोड़ लेंगे। भाग में टोटल संख्या है कितनी? प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? टोटल है 10। टोटल कितनी है? 10 संख्या है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो ऊपर प्राप्त होगा 55। कितना? इन सबको जोड़ने पर 55 प्राप्त होगा। ठीक है, 55 जब प्राप्त होगा, नीचे है 10, तो पॉइंट में आंसर आएगा 5.5। फार्मूला याद होना चाहिए, माध्य आराम से निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, इस तरह से आप इस फार्मूले के द्वारा माध्य निकाल सकते हैं। सभी को पहले जोड़ना होता है, न्यूमरेटर में सभी प्रेक्षणों को जोड़ना होता है, नीचे टोटल उनकी संख्या कितनी है, संख्या में कितनी है, उनको गिन करके संख्या लिखनी है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये आंसर 5.5 आया है। ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन का परास 50 है, बंटन का परास, बंटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका परास यानी कि रेंज, ठीक है, रेंज कितनी है? 50 है रेंज। अंतराल है 10 का। अंतराल कितना है? 10 का अंतराल है। 10 का अंतराल है। कैसे अंतराल क्या होता है? जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये अंतराल हो गया। ठीक है, रेंज क्या होती है? परास क्या होता है? परास पहली वैल्यू से लेके जहाँ तक वह अंतिम वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं? परास, यानी रेंज कितनी है? तो ये हो गया परास है 50 और अंतराल 10 का हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है? सवाल में दे रखा है ये दोनों वैल्यू, तो वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्गों की संख्या भी 50 होगी। कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है, जब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वर्ग कितने बनाने पड़ते हैं? 50 वर्ग बनाने पड़ेंगे। 50 वर्ग अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना सही होगा? इसका आंसर सही होगा वर्गों की संख्या 50 है। वर्गों की संख्या, वर्ग कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? द आंसर इसका सही है। द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। डीएलएड में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बीटीसी का कोर्स प्राइमरी के लिए, टीचिंग के लिए है, क्योंकि इसलिए प्राइमरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं डीएलएड में, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। इस वजह से ज़्यादातर लोगों की बैठ जाती है मैथ में, क्योंकि वे आंसर समझते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट आंसर लिखाते हैं लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी में, तो नंबर मिलता है, यहाँ मिलना चाहिए 2, वहाँ मिलता है आधा।
सॉल्यूशन भी मैं उसी हिसाब से दूँगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक कमरे का फर्श है, उसका क्षेत्रफल 48 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या बता ये क्वेश्चन पहले उसका। हाँ, ये क्वेश्चन 48 मीटर वर्ग मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम दोबारा से रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 22 एक जैसे क्वेश्चन है, मतलब दोबारा से रिपीट कर दिया, दोबारा से प्रिंट कर दिया है। तो ये बताया था कि क्षेत्रफल किसी कमरे का फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल कोई कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा देख सकते हैं, उसका जो फर्श नीचे का है उस पूरे फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो कमरे की ऊंचाई है फर्श से लेकर छत तक की ऊंचाई वह कितनी है, 5 है। तो बताना है कि इसका आयतन कितना है। तो 5 का मल्टीप्लाई करते ही आपको आएगा 240 मीटर क्यूब। आयतन क्या है, आयतन मीटर क्यूब में आता है, मीटर क्यूब इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, 22 वाले का सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है। तो क्या है, एक बेलन के आकार का बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5r है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ बताना है। तो बेटा सवाल क्या है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि रेडियस त्रिज्या r है तथा ऊंचाई 5r है, 5r है। तो वक्र पृष्ठ बताइए, तो वक्र पृष्ठ बताना है। तो बेलन बना लेंगे, बेलन कैसा होता है, गणित में बेलन ऐसा होता है, ये वो बेलन नहीं है जो खाने वाला जिसकी जिसमें आप खाना बनाते हैं, यह है गणित का बेलन, ठीक है। तो एक बेलन बर्तन की त्रिज्या r, त्रिज्या क्या है, r, त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या ये है, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है r, और यहाँ भी होगी त्रिज्या, और ये हाइट जो दे रखी है वह है 5r। वक्र पृष्ठ बताना है, वक्र पृष्ठ बताना है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू एच, ठीक है, 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r एच इसका फॉर्मूला है। तो 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, r की जगह r रहेगा, क्योंकि रेडियस कितनी है r है, और हाइट कितनी है 5r, हाइट कितनी है 5r, और इसको सॉल्व कर लो बस। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 पाई और r और स्क्वायर, क्योंकि r इंटू r कितना हो गया r स्क्वायर, तो आंसर कितना है 10 पाई r स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ये आंसर कहाँ दे रखा है, ये आंसर सेकंड में दे रखा है, सेकंड वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, उसके आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। चलो तो इसी बेलन से काम कर लेते हैं। ये बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि जो आधार है ये वाला आधार, ये आधार, ठीक है, बेलन का आधार यही है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई, ठीक। तो आधार का व्यास बताना है, तो आधार का व्यास बताना है। तो क्या करेंगे, इस पहले लिखेंगे क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का, एक लंब वृत्तीय क्या है, बेलन, उसका है आधार, और उस आधार का है का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 9 पाई। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, 9 पाई सेंटीमीटर, यूनिट कितनी हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर, 9 पाई सेंटीमीटर है। तो इसके उसके आधार का व्यास बताना है। तो आधार का व्यास बताना है, आधार का व्यास बताइए, आधार का व्यास क्या है। तो व्यास, तो ये जो है बेलन है, यह है बेलन, और इस आधार का क्षेत्रफल बताओ, आप देख सकते हैं ये क्या दिख रहा है आपको, एक सर्किल दिख रहा है, सर्किल, ठीक है, एक सर्किल दिख रहा है। इस सर्किल की त्रिज्या मान लो r है, क्या है r, इस सर्किल की त्रिज्या कितनी है r है। तो अब इसका एरिया कितना होगा, केवल इस सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इस सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर है, लेकिन सवाल में दे रखा है 9 पाई, वही एरिया है, 9 पाई क्या है एरिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर 9 है, r बराबर ये रूट में आ जाएगा 9, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अभी तो रेडियस निकली है, लेकिन इसका व्यास बताना है। तो सभी जानते होंगे कि व्यास जो है, व्यास रेडियस का कितना होता है, व्यास जो है रेडियस का दुगना होता है, 2r, रेडियस का कितना है दुगना है व्यास। तो रेडियस कितनी है, रेडियस है 3, इसका कर दो दुगना, क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर, व्यास कितना गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, हाँ ऑप्शन है ए सही,
पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आंसर पहले ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर, ये घन है, घन क्या है, ये घन यानी कि क्यूब, घन को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इस क्यूब का पृष्ठ कितना है, घन का पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि घन का पृष्ठ कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर तो घन का आयतन बताइए, इस घन का आयतन बताना है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन क्या होता है, घन होता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब बना लेते हैं। इसका जो पृष्ठ है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पृष्ठ कितना 24। तो घन का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठ का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो घन का पृष्ठ दे रखा है पहले सवाल में 24 को रख देंगे 6a स्क्वायर के बराबर में। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकल आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन में आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 4 24, ए स्क्वायर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन निकालने के लिए घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब, भुजा कितनी है 2 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन क्यूब में होता है। कौन सा आंसर सही है इसका, इसका आंसर सही है, सा आंसर सही है, कौन सा, सा ऑप्शन सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। तो आज के लिए हम यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस तरह से समय लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, और सभी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से सॉल्व करवाएंगे लैंग्वेज के साथ में फुल सॉल्यूशन, और अभी समय ज़्यादा हो चुका है। तो बाकी के जो क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन आगे 26 27 28 26 से कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे आपको, ताकि आपको MCQ रखने में, आप MCQ ना रख सकें और आपको MCQ समझने में आसानी हो सके। और 5 क्वेश्चन MCQ आते हैं, 5 MCQ आते हैं, तो हम चाहते हैं कि 5 में से 5 MCQ आपके सही होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें MCQ में आया है तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप का बन सकता है, आपको लघु उत्तरीय या अधिक उत्तरीय में देकर के सॉल्यूशन पूछ सकता है। इससे ये फायदा है कि एक आपका जो है वो कुछ पूरा मॉडल एक तरह से तैयार हो रहा है, और ये पूरा मॉडल में राजन का जो राजन सीरीज का DL का थर्ड सेमेस्टर का है, इसको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा किसी बोर्ड पर। एक एक क्वेश्चन अपने स्मार्ट कार्ड से इस बोर्ड पर आपको सॉल्व करके दूंगा, और आप उसको देख सकते हैं मल्टीपल टाइम, जिससे आपको रिवीजन करने में या फिर समझने में आसानी हो सके। ठीक है, हालांकि इसमें इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को समझने में जो भी दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, कल हो सकता है जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है, तो जल्दी से जल्दी हमको हर एक जो है मॉडल का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, MCQ प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो बने रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद।